नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑफ एशिया। ये इसका पहला पार्ट है। इसे हम लगभग 3 भाग में पूरा कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एशिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो एशिया के जो अर्थव्यवस्था का जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाला भी एक साधन है, और यहाँ की प्रगति, वर्तमान, भविष्य आदि हम देखें तो सभी कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में भी कुछ देशों को हम छोड़ दें, जैसे कि जापान है, या हम कह सकते हैं जैसे जापान या हांगकांग या सिंगापुर, या जो पश्चिमी एशिया के ये जो देश हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जो एशिया के जो देश हैं वो कृषि ही वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कृषि के अंतर्गत इसलिए भी कृषि महत्वपूर्ण है क्योंकि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की बहुत अधिकता है। तो जनसंख्या को भोजन देने के लिए, उत्पादन से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ की कृषि में हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अभी भी एशिया में कृषि जो है एक प्राचीन व्यवसाय है, और यहाँ की कृषि उपजों में बहुत ही अधिक विविधता हम कह सकते हैं, वैरायटी है। और लेकिन कृषि जो है वो अभी भी उसकी एनवायरनमेंट पर निर्भर है, या वातावरण पर उसकी निर्भरता है, और कृषि पर मानवीय श्रम की प्रधानता है, और कुछ क्षेत्रों में अभी भी मशीनों का उपयोग कम होता है, और जो हमारे खेत हैं या फार्म हैं वो भी बहुत ही छोटे हैं। इसके साथ ही कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, लेकिन अब धीरे धीरे कृषि में, व्यापारिक कृषि में वृद्धि होती जा रही है। एशिया की कृषि में एक हम देख सकते हैं कि एक उल्लेखनीय बात यह है कि एशिया में अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा कृषि भूमि की अधिकता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर कई बड़ी नदियाँ के मैदान स्थित हैं। जैसे गंगा का डेल्टाई भाग है भारत में, चीन में हांगो है, यांगटी सीकियांग है, और सीकियांग है चीन के क्षेत्र में, और यहाँ पे इरावदी है बर्मा इधर, और इधर सिंधु गंगा का मैदान भी है। तो हम देख सकते हैं कि कई सारी नदियों के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर कि कृषि योग्य भूमि अधिक है। तो इस प्रकार इस महाद्वीप की लगभग 200 करोड़ अथवा हम कह सकते हैं 65% जो जनसंख्या है कृषि कार्य में लगी हुई है। एशिया में एक कृषक के पास लगभग 0.5 हेक्टेयर भूमि ही आती है। प्रति कृषक भूमि का जो भाग है वो बहुत ही कम है। यूरोपीय देशों को छोड़ दें तो अन्य बहुत से देशों से यहाँ पर कृषि का जो प्रति कृषक जो भाग है वो बहुत ही कम आता है। इस कारण कृषि में लगी हुई
लेकिन जनसंख्या की अधिकता है। इतनी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है अधिकतर, जिसमें भारत, चीन, थाईलैंड, हम कह सकते हैं म्यांमार, भारत, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, ये वाला जो भाग है सारा, ये एक तरीके से पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। बांग्लादेश है। इन क्षेत्रों की लगभग 75% या 70% जो पॉपुलेशन है उसका मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है। एशिया की कृषि की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ अनेक देशों के कृषि पदार्थों के उत्पादन तथा विश्व में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एशिया जो है कई पदार्थों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए भारत जो है विश्व का सबसे अधिक चाय, गन्ना, जूट और चाय उत्पन्न करता है, जबकि चीन जो है सबसे अधिक चावल और सोयाबीन का उत्पादन करता है। मलेशिया में रबर, मलेशिया, इंडोनेशिया में रबर पैदा किया जाता है। इसी प्रकार ही और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर कि महत्वपूर्ण कृषि उपजें पैदा की जाती है। और ये इसी कारण है कि एशिया महाद्वीप में जलवायु की विविधता बहुत अधिक है। अन्य महाद्वीपों की तुलना में यहाँ पर कई प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अब एशिया में जलवायु की विविधता होने के कारण कई प्रकार की कृषि भी की जाती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक जीविका वाली कृषि की, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं। ये जो कृषि है ये क्षेत्रीय लोगों के द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती थी। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील जो कृषि है वो अल्प जनसंख्या वाले जो पर्वतीय और वन क्षेत्र होते हैं, मुख्यतः जहाँ पर कि आदिवासी जातियाँ द्वारा यह स्थानीय रूप से परिवर्तनशील होती है, की जाती है। और सामान्यतः स्थानांतरणशील इसलिए भी होती है कि आदिवासी जो लोग होते हैं उनको वो ज़मीन को साफ करके, विशेष करके आग लगाकर ही साफ की जाती है, इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और कृषि में सामान्य विधि से अधिकतर अनाज बोया जाता है जिसकी भी आवश्यकता उनको होती है, जिस भी जलवायु के अनुकूल वहाँ पर वो पैदा हो सकता है। फिर 3-4 वर्ष तक उसी क्षेत्र पे कृषि की जाती है और उसके पश्चात वह स्थान बदल दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के कई पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं भारत में असम का जो क्षेत्र है, नागालैंड, मणिपुर, ये जो मिज़ोरम, यहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यह कृषि की जाती है कुछ क्षेत्रों में। और भारत का जो उत्तरी पूर्वी है यहाँ पर इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया के जो भाग हैं ये वाले, यहाँ पर ये जो कृषि है वो लद्दाख के नाम से जानी जाती है। फिलीपींस का जो एरिया है वहाँ पर इसे काइंजिन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ही बर्मा में इसे टाउनग्या के नाम से, और इंडो चीन में राई के नाम से, तथा थाईलैंड में तामोरी और श्रीलंका में चेना के नाम से ये कृषि जानी जाती है। इस कृषि में अधिकतर जो है या तो मक्का या अनाज, आलू, केला, चावल, इस तरह की फसलें अधिकतर
बोई जाती है। लेकिन अब इस प्रकार की कृषि बहुत ही कम क्षेत्रों में रह गई है। धीरे धीरे उनमें स्थायित्व आता जा रहा है। इसी के बाद आती है एक स्थानबद्ध जीविका कृषि या सेडेंटरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें अंतर केवल कृषि क्षेत्र यही है कि इसमें कृषि क्षेत्र स्थायी होता है। सीमित क्षेत्र में सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति या जीविकोपार्जन के लिए ही ये कृषि की जाती है। उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि होती है। बस अंतर केवल यही है कि ये स्थायी है। क्षेत्र जो होते हैं वो समतल और अधिवासों के निकट स्थित होते हैं, जिसमें कि मोटे अनाज अधिकतर बोए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी एशिया में इस प्रकार की कृषि की जाती है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण कृषि जो है वो एशिया में जो महत्वपूर्ण स्थान रखती है वो है गहन जीविका निर्वाह कृषि या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये कृषि समतल मैदानी भागों में जहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसमें कृषि भूमि को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए का प्रयत्न किया जाता है। इस कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास या प्रयत्न किया जाता है। परंतु अधिक जनसंख्या होने के कारण उत्पादन केवल क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति ही कर पाता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य फसलें भी इसमें पैदा की जाती हैं तथा इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। उपजों की उपलब्धता प्रधानता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होती है चावल की गहन कृषि, जिसमें कि चावल की प्रधानता होती है, विशेष करके मानसून एशिया, भारत के पूर्वी और समुद्र तटीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो घाटियों वाले या जो डेल्टा क्षेत्र हैं, चीन के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर चावल की दो से अधिक फसलें पैदा की जाती हैं। ये जो भाग है पूरा, जिसे हम मानसून एशिया के नाम से जानते हैं। फिर इसी में एक और है मिश्रित गहन कृषि। मिश्रित गहन कृषि में फसलों में विविधता होती है। इसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, कपास, गन्ना आदि का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि भारत, पाकिस्तान, चीन के उत्तर पश्चिमी भागों में विशेष रूप से की जाती है। फिर तीसरे प्रकार की कृषि जो एशिया में महत्वपूर्ण है वो है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में स्थानीय आवश्यकता गौण होती है, व्यापार प्रमुख होता है, विकास का जो क्षेत्र है विदेशी कंपनियों जिन्होंने कि उष्णकटिबंधीय उपजों को प्राप्त करने के लिए इस कृषि को अधिकतर विकसित किया था। अब अनेक देशों की अर्थव्यवस्था का आधार भी ये हो गई है। इसमें है प्लांटेशन एग्रीकल्चर या रोपण कृषि। ये जो कृषि है ये 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। इस कृषि की भी कुछ विशेषताएं हैं। इसका जो मूल उद्देश्य था वो व्यापार था। स्थानीय आवश्यकता का इसमें कोई महत्व नहीं होता था। विदेशी लोगों ने या यूरोपियन लोगों ने जो कि शीतोष्ण कटिबंध के थे, उन्होंने उष्ण कटिबंधीय उपज प्राप्त करने के लिए ये कृषि प्रारंभ की थी। वे फसलें जिन्हें इस कृषि में
अधिकतर वे फसलें उगाई जाती थी जिन्हें प्रतिवर्ष नहीं बोया जाता था। एक बार बोकर कई वर्षों तक उत्पादन उनसे प्राप्त किया जा सकता था, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि। दूसरा, इसकी एक और विशेषता यह है कि इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता है और पूरे बागान का विकास क्योंकि पूरे बागान का विकास एक साथ किया जाता है। पहले कुछ वर्षों से उस पूंजी से लाभ नहीं मिलता, फिर बाद में उनसे उत्पादन शुरू होने पर लाभ प्राप्त होता है। मानसून एशिया में इस कृषि को विकसित करने के लिए यूरोपीय लोगों ने अपनी पूंजी, मशीनरी और अपने ही द्वारा विकसित किए गए बीजों का इसमें उपयोग किया, लेकिन वर्तमान में स्थानीय सरकार ने इसे निजी व्यवस्था के अंतर्गत है। इस कृषि में श्रमिकों की अधिक आवश्यकता और अनुभवी होना भी आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ में इसमें जो कृषि की जाती है उनमें पौधों की देखभाल के लिए बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी। कृषि जो थी अधिकतर फार्म के रूप में, बड़े बड़े एकड़ के कई फार्म के रूप में की जाती थी, जिसके अंदर मतलब अधिवास भी होगा, ऑफिस या कार्यालय भी होगा, या श्रमिकों के लिए सभी प्रकार की रहने की सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। एशिया में इसके अंतर्गत रबर, चाय, कहवा, नारियल, गन्ना आदि प्रमुख रूप से विकसित किया गया। ये कृषि अधिकतर इंडोनेशियाई देश, मलाया, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका और भारत के असम और दक्षिण के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र थे वहाँ पर ये कृषि विकसित की गई। फिर एक और कृषि है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि या मिक्स्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी इसे कह सकते हैं। विविध कृषि उपजों का उत्पादन इसमें किया जाता था, लेकिन उसमें चावल प्रमुख होती थी तथा व्यापार के लिए होता था इसका उद्देश्य। जैसे इरावदी और मेकांग का जो डेल्टाई क्षेत्र है, या थाईलैंड में चावल, कुछ क्षेत्रों में गेहूं और सोयाबीन तथा दालें भी पैदा की जाती हैं। फिर एशिया में एक और महत्वपूर्ण कृषि है जिसे भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। ये हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है और यहाँ पर इसके आसपास कुछ देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे टर्की, इजराइल, जॉर्डन, यहाँ पे जहाँ पर की शीतकालीन वर्षा होती है, ये उसकी विशेषता है। और जैतून जो है यहाँ की एक प्रमुख फसल है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो है वो सिट्रस फ्रूट या रसदार फलों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें संतरा, अंगूर, नींबू आदि कई प्रकार के रसदार फल पैदा किए जाते हैं। तो ये थे एशिया में कृषि के प्रकार। थैंक यू।